उत्तर भारत में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने 18 साल बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दक्षिण भारत में करने का फैसला क्यों किया? क्या बीजेपी अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है? क्या दक्षिण भारत में मोटे तौर पर नाकाम रही बीजेपी अब वहां पैर पसारना चाहती है? क्या बीजेपी अब दक्षिण भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की रणनीति पर काम कर रही है? शनिवार को तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ये तमाम सवाल एक साथ उठने लगे हैं। ये तो साफ है कि उत्तर भारत में बीजेपी ने अपने राजनीतिक नैरेटिव को तैयार किया है। वह दक्षिण भारत में कारगर नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों की राजनीतिक सोच ही अलग है, वहां का राजनीतिक ग्रामर अलग है। बीजेपी को केरल में वामपंथियों से तो तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वालों से वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस से उसके अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां उसे आंशिक सफलता भी मिली है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला इसलिए बनाना चाहती है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 सीटें जीतकर उसने सभी को चौंका दिया था। इससे एक साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। इतना ही नहीं, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को स्थानीय राजनीति से जुड़ी वजहों से जीत मिली। इसके बाद हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इससे बीजेपी नेतृत्व को लगा कि वहां वो अपने लिए जमीन तैयार कर सकती है। सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से भी तेलंगाना में ऐसी स्थितियां हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की अपनी रणनीति को यहां आगे बढ़ा सकती है। तेलंगाना में ही हैदराबाद के निजाम का शासन हुआ करता था। यहीं पर किसान आंदोलन और रजाकार आंदोलन हुए थे। यहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। बीजेपी उन मुद्दों को उठा सकती है। इसी तरह बीजेपी निजामाबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद जैसे जिलों के नाम भी बदलने की मांग कर सकती है और इस पर ध्रुवीकरण को हवा दे सकती है। इसी तरह तमिलनाडु में भी बीजेपी ध्रुवीकरण की नीति को ही आगे बढ़ा सकती है। यहाँ एक भौगोलिक और जातिगत विभाजन है, उसे द्रविड़ पार्टियों को टक्कर देनी होगी। लेकिन बीजेपी का आधार पश्चिमी तमिलनाडु में है, जहां अन्ना डीएमके का भी प्रभाव है। इसी क्षेत्र में बीजेपी और अन्ना डीएमके के गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में 76 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु की तरह केरल में भी बीजेपी के लिए जगह बनाना मुश्किल है, क्योंकि वहां सामाजिक और आर्थिक परंपराओं ने एक वैचारिक जमीन तैयार की है। लेकिन वहां बीजेपी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच के द्वंद्व को हवा देने की रणनीति पर काम कर सकती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से जुड़े ईसाई संगठन ने मुसलमानों की कथित रूप से बढ़ती आबादी पर चिंता जताने के लिए एक सम्मेलन किया था। केरल में ईसाइयों ने ही लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही बीजेपी ने हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन करने का फैसला किया। वो इसी बहाने दक्षिण में भी अपने पैर पसारने की योजना पर काम कर सकती है और वहां भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना सकती है। इसकी मूल वजह यह भी है कि सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की स्थिति अभी भी उतनी खराब नहीं है जितनी उत्तर भारतीय राज्यों में हो गई है।